हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। और अभी जो ये सीरीज चल रहा है, थंबनेल जैसे आप लोग देखे होंगे कि आरंभ है प्रचंड, एनसीईआरटी बिल्कुल जीरो लेवल से। और इसके बिना आप यूपीएससी, बीपीएससी और कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है ना, जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक के साथ साथ आपको थोड़ा वो आपको समझने की जो शक्ति है ना, वो वहाँ से मिलता है और चीज़ों को कनेक्ट करने का वो चीज़ मिलता है। ठीक है, इस वजह से एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि आज से ये आरंभ है प्रचंड करके एक सीरीज में चला रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी ने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया, उसमें भी टफ क्वेश्चन अब कर दिया गया है। तो उसके लिए आपको मतलब एक ये नॉलेज आपके साथ होना चाहिए कि ताकि आप लोग इसको मतलब क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाओ। तो ये मैं ओल्ड एनसीईआरटी जो 8 क्लास की जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसका मैं नोट्स और समरी के द्वारा आप लोगों को इस पूरे वीडियो में पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ आप अगले 30 मिनट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ, मैं आपका 30 मिनट टाइम बर्बाद किया। लेकिन आप लोग ये वीडियो देखने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है, पढ़ना कैसे है, अप्रोच कैसा होना चाहिए, कीवर्ड्स कैसे नोट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट यूजफुल होते हैं, ये सब सारा चीज़ आप लोगों को इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 की आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके साथ ये सीरीज 1 है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर फर्स्ट, भारत और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है ना कि आप लोग जब बुक को पढ़िएगा, या फिर अगर टाइम मिले तो आप लोग बुक को पढ़ सकते हैं, नहीं तो टाइम अगर नहीं है तो ये नोट्स मेरा देख करके आप लोग, ये जो वीडियो है पूरा देख करके आप लोगों के पास सारा निचोड़ आप लोगों के पास मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मन करे तो बोलिएगा, तो फिर मैं इसका ना वो अवेलेबल करवा दूंगा, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाद बाकी बस ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और लास्ट तक सुनना है, और ज़रूर ही कुछ ना बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये भारत और आधुनिक दुनिया ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो उस समय जब आधुनिक दुनिया की शुरुआत होती है तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, ठीक है, और आधुनिक दुनिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को फर्स्ट चैप्टर में ये इंट्रोडक्शन दिया गया, तो इसके बारे में हम जल्दी जल्दी देखेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ है इसमें। पहला पॉइंट हमारा ये है कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत 18वीं सदी से माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल के परिचायक के अनेक परिवर्तनों की शुरुआत इसी सदी में हुई। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 18वीं सदी अगर कोई बोले तो इसका मतलब 1800 नहीं, ठीक है, इसका मतलब 1700 प्लस। ओके, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब 1700 प्लस। और क्या है ना कि इस समय आधुनिक भारत इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक काल के रूप में जो अनेक परिवर्तन हुए थे। कैसे परिवर्तन हुए थे? यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप में सबसे पहले ये परिवर्तन शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले परिवर्तन इसलिए शुरू होता है कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, नए नए मशीनों का वो प्रादुर्भाव होता है, नए नए मशीन बनते हैं, जिससे क्या होता है, कैम्पास का बहिष्कार हो जाता है, जिसको दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ये मतलब अनेक परिवर्तन की शुरुआत हुई, इसीलिए इसको आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कहा जाता है कि आदमी की जिज्ञासु और साहसी मनोवृत्ति ही उसे अज्ञात को खोजने तथा जानने के लिए हमेशा ही प्रेरित करती रही है। ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है और आपके अंदर साहस है, और इस तरीके की ये जो दोनों क्वालिटी आपके मन में है, आपके व्यक्तित्व में है, आपके पर्सनालिटी में है, तो ही आप लोग किसी चीज़ को जिसके बारे में अज्ञान है, आप नहीं जानते हैं, उसको आप लोग जान सकते हैं। और उसको भी आप लोग तभी आप उसको जानने के लिए हमेशा ये चीज़ प्रेरित करते रहती है अंदर से, जिज्ञासा, कि हाँ मुझे इसके बारे में जानना था। कि जैसे जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से तो नहीं जानते थे ना कि एक जो पृथ्वी है इसी की तरह एक कोई और भी ग्रह होगा, वहाँ भी पता नहीं मतलब धरती है कि नहीं है। लेकिन अब तो है ना सारा चीज़, अब तो सारा साधन है, तो ये जिज्ञासा कहीं ना कहीं आया। फिर उसके बाद से फिर
क्या हुआ कि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं अब। या फिर न्यूटन को भी जिज्ञासा हुआ ना कि सेब जो है वो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरते हैं, जिज्ञासा हुआ, तो उन्होंने ग्रेविटी जो सबसे मतलब एक पावर, एक फोर्स है, उसको उन्होंने ढूंढ निकला, उसका नियम उन्होंने दे दिया। तो यही जिज्ञासा जो होती है और साहस जो होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, प्रेरित करते रहता है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है कि प्रश्न उपस्थित करके पर्यवेक्षण तथा प्रयोग के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, कोई भी प्रश्न उपस्थित किया, वैज्ञानिक पद्धति मतलब कोई भी प्रश्न आया और वो प्रश्न को क्या किया, सुपरविजन किया गया, देन एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को वैज्ञानिक पद्धति जाना जाता है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की और कोलंबस ने अमेरिका महाखंड की खोज की है, तो सब कोई जानता है कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत तो बहुत पहले से ही है। ठीक है, अखंड हमारा भारत देश पहले से ही अवस्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आने के यूरोपियों को आने के लिए वो जगह नहीं था, मार्ग नहीं था। ठीक है, तो इसलिए वो समुद्री मार्ग की इन्होंने क्या किया, इन्होंने समुद्री मार्ग का खोज किया, भारत का खोज नहीं किया। ठीक है, मशीनों का उपयोग सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, यानी कि 1750 के बाद। इसको 1750 वाले के बाद को बोलेंगे उत्तरार्ध, और 1750 के पहले क्या बोलेंगे, पूर्वार्ध बोलेंगे। ओके, तो अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिकी नेता थॉमस जेफरसन थे। अमेरिका में जब क्रांति होती है ना 4 जुलाई 1776 को, 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि आपस में मिले और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। अब ये टर्म है उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेश का अंग्रेजी होता है कॉलोनी। ठीक है, COLONY, कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी का मतलब ये होता है कि किसी देश पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर नियंत्रण स्थापित करके और वहाँ के जो भी संसाधनों पे पूरा अधिकार कर लेना ही उपनिवेश कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। और जो देश जिस दूसरे देश पर अधिकार स्थापित करता है वो उस देश का उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को पेरिस के वेस्टिल एक जो जगह था, वहाँ पे राजकीय कैद खाने पर धावा बोल दिया गया, और फ्रांस के क्रांति का एक ये प्रतीक था। ठीक है, फ्रांस का राजा लुई 16वां क्रांति के समय जो फ्रांस का राजा था लुई 16वां था। 14 जुलाई को फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, 14 जुलाई को मनाता है फ्रांस। ठीक है, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस पहले ही ऐसे देश थे जिनका स्वतंत्र और संयुक्त राज्यों के रूप में उदय हुआ। अब आप बोलोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बता रहे हैं, ये यूरोप की क्रांति कहाँ से आ गई और फ्रांस और अमेरिका वाला इसमें जिक्र क्यों है? तो नहीं, उस समय क्या हुआ, जब भारत पे ये लोग क्या कर रहे थे कि भारत पे आने से पहले, भारत में जब ये लोग आए तो भारत में भी शासन कर रहे थे और भी जगह शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से उसका जिक्र करना जरूरी है। 19वीं सदी में पोलैंड और ग्रीस, जिसको यूनान के नाम से जानते हैं, जर्मनी, इटली तथा अन्य देशों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष हुआ था। यूरोप से आने वाले नाविक और व्यापारी मुख्यतः जो थे वो पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड तथा फ्रांस के निवासी थे। ये सभी समुद्र तटवर्ती देश है, समुद्र के किनारे बसा हुआ देश है, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड तथा फ्रांस। ओके, नेक्स्ट है कि यूरोप के व्यापारी जो थे वो अपना माल खरीदते थे कहाँ से, तो श्रीलंका, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों से ये व्यापार का सामान खरीदते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र जो था वो भारत था। 19वीं सदी के अंत तक, यानी कि 1800 लास्ट तक, 1899 1890 बोल सकते हैं तक, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश भागों पर यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में चले गए। अब साम्राज्यवाद क्या होता है, तो एक टर्म तो आया, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का ही भाई है। ठीक है, साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के द्वारा, उपनिवेशवाद का भी डेफिनेशन वही है, साम्राज्यवाद का भी डेफिनेशन वही है, दोनों एक भाई ही हैं। तो साम्राज्यवाद ये होता है कि किसी भी देश पे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर लेना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, दूसरे महायुद्ध जो होता है, दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था, उसने क्या किया कि साम्राज्यवादी शक्तियों को क्या किया, कमज़ोर बना दिया। 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हो जाने के बाद एशिया अफ्रीका के लगभग सभी देश स्वतंत्र हो गए थे। फ्रांसीसी क्रांति ने एक ऐसे जनतंत्र का प्रचार किया था
जो व्यक्ति को समान अधिकार देने का सार्थक है। पूंजीवाद के विकास ने जनता को दो वर्गों में बांट दिया था, पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग। अब ये मजदूर वर्ग जो है ना, ये 19वीं सदी के दौरान क्या करेंगे कि मजदूर संघ यानी कि ट्रेड यूनियन की स्थापना करेंगे। और ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता था? अपने हितों की रक्षा और प्राप्ति के लिए संघर्ष करना। ये देखिए, ये नोट्स बनाने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे 19वीं मजदूर वर्ग, तो मजदूर वर्ग कब उभरते हैं? तो 19वीं सदी के दौरान उभरते हैं। और ये जब उभरते हैं तो इन्होंने मजदूर संघ की स्थापना किया, और मजदूर संघ की जैसे ही स्थापना ये करते हैं तो अपने हितों और रक्षा के लिए ये मजदूर संघ का ये काम होता था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों विचारक थे। विचारक मतलब एक तरह से फिलोसफर थे ये लोग। और कार्ल मार्क्स का आपने दास कैपिटल पढ़ा होगा, वो आता ही है एग्जाम में। ये जो दोनों थे ना, ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है, दोस्त थे ये दोनों। और 40 साल तक ये दोनों एक साथ काम करते रहे। कौन कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। और विचारों से प्रेरित होकर पहली सफल क्रांति जो रूस में हुई थी, ठीक है, इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के किसके खिलाफ हुई? तो निरंकुश जारशाही के खिलाफ हुई थी। 7 नवंबर 1917 में व्लादिमीर इलीच लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई, और लेनिन के नाम से हम लोग जानते हैं उनको। 7 नवंबर 1917 में हुई थी, ठीक है। अब देखेंगे पूरा तत्व क्या है। तो पूरा तत्व क्या होता है? देखिए, यही एनसीईआरटी पढ़ने का मजा है कि आपको ना एक एक कीवर्ड्स मिलेगा, ठीक है। तो पूरा तत्व होता है प्राचीन स्थलों के अवशेषों और शिल्प उपकरणों के उत्खनन पर आधारित प्राचीन निवासियों के जीवन और संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पूरा तत्व कहलाता है, ठीक है। अभिलेख क्या कहलाता है? तो पत्थरों तथा सिक्कों, धातु पत्रों और अन्य वस्तुओं पर खुदे हुए जो लेख होते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। फिर पूंजीवाद क्या कहलाता है? तो पूंजीवाद क्या होता है कि एक आर्थिक पद्धति है पूंजीवाद, जिसमें उत्पादन के साधन और उसका वितरण, यहाँ विवरण नहीं है, वितरण है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। और उत्पादन एवं वितरण उनके लाभ के लिए किए जाते हैं। यानी कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो भी अनाज होगा या जो कुछ भी होगा, मतलब फैक्ट्री से भी या कोई भी चीज़, ऐसा चीज़ जो बनेगा या उपजाया जाएगा, उसका क्या होगा? जो भी उपजाने के लिए जो सारा सामान होगा, वो साधन जैसे खेत हो गया, बाकी मतलब बीज हो गया, सारा चीज़ पे किसका हक रहेगा? पूंजीपतियों के पे हक रहेगा। और पूंजीपति पे उसका क्या करेंगे? वितरण भी करेंगे। और उत्पादन एवं वितरण उनके लाभ के लिए किए जाएंगे। उनको लाभ होगा तभी वो उसका उत्पादन और वितरण करेंगे, ठीक है। वहीं समाजवाद क्या कहलाता है? तो एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामी निजी व्यक्तियों की अपेक्षा संपूर्ण समाज में होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, समाजवाद क्या हो गया? तो समाजवाद में एक आदमी हो गया, ये भाई साहब आदमी हो गए, ठीक है। और ये क्या है कि इन्हीं के हाथ में जितने भी जनता है ना, छोटे छोटे जितने भी जनता हैं, ये सबका बागडोर जो है इन्हीं के हाथ में रहेगा, ठीक है। मतलब सब पे ये स्वामी निजी व्यक्ति एक ही आदमी के हाथ में रहेगा। और वहीं क्या होता है कि जो मतलब जो ये सारे लोग हैं, अब समाजवाद में क्या किया जाता है कि ये सब कुछ क्या कि सब किसी में बराबर रूप से बांट दिया जाता है। निजी व्यक्तियों की अपेक्षा संपूर्ण समाज पे इसका हक, कोई भी खेत हो गया, कोई भी उत्पादन हो गया, कोई भी संपत्ति हो गया, सब पे हक सब किसी का होगा, ना कि एक आदमी पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर मैं इसी में करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ये है कि 18वीं सदी का भारत। अब देखेंगे यहाँ पे ये बहुत ही मज़ेदार वाली बात है कि 18वीं सदी का भारत था तो था कैसे, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि पहला पॉइंट ये है कि अंतिम महान मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह में मराठों, जाटों और सिखों आदि के द्वारा किया गया। मुगल सम्राट जो औरंगजेब था, ये कहा जाता है कि सबसे महान मुगल सम्राट औरंगजेब था, ठीक है। राज्य को तो सुनियोजित तरीके से संगठित करके रखा, लेकिन इसके साथ ही साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी बहुत सारे हुए। कुछ कुछ स्वतंत्र राज्य उभर करके आ गए। और उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई विद्रोह किया तो देखिए, एक थे मराठा, दूसरे थे जाट और तीसरे थे सिख। ये लोग बहुत ही परेशान किए औरंगजेब को। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे, उन्हें परवर्ती मुगल कहते हैं,
ठीक है। परवर्ती मुगल, ये एक शब्द है परवर्ती मुगल, वो हैं जो औरंगजेब के बाद जो भी गद्दी पे बैठते हैं उसको परवर्ती मुगल कहेंगे, और औरंगजेब से पहले जो गद्दी पे बैठे थे उसको उत्तरवर्ती मुगल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य और इन शासकों के साथ वास्तविक सत्ता सरदारों के हाथ में चली गई। परवर्ती मुगल काल जो भी आएंगे ना अयोग्य होंगे, भोग विलास में लिप्त रहेंगे। एक बार जो हरम जहाँ पे स्त्रियों का संगत होता है, स्त्रियाँ रहती है, महिलाएं रहती है, उसमें एक बार घुसेंगे तो महीनों तक उसी में रहते रह जाएंगे। ठीक है। और बाहर क्या है कि बाहर गुटबंदी चल रहा है इन लोगों के राज्य दरबार में, और फिर स्वतंत्र राज्य उभर करके आ रहे हैं, और फिर क्या है कि इनका राज्य स्वतंत्र राज्य उभर रहे हैं, वहाँ पे नए नए शासक हो रहे हैं, और ये क्या भोग विलास में लिप्त हैं। ठीक है। तो इसी वजह से इनकी वास्तविक जो सत्ता है वो सरदारों के हाथ में चली गई। मध्य एशिया के तुरान प्रदेश से आए सरदारों ने अपने एक गुट बनाया और वे तुरानी कहलाए। आप मध्य एशिया के जो भी भाग देखेंगे वहाँ से जो भी तुरान प्रदेश था, जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये जितने भी तुरानी प्रदेश हैं वहाँ से आए सरदारों ने अपने एक ये भी गुट बनाए, और गुट बनाने के साथ वे तुरानी कहलाए। ईरान से जो आए वो ईरानी कहलाए। ठीक है। अफ़गान से आए अफ़गानी कहलाए, और हिंदुस्तान के जो थे हिंदुस्तानी थे। ये देखिए ईरान, अफ़गानी और हिंदुस्तानी सरदारों के अलग अलग इन लोगों का भी गुट था। ठीक है। अब राजा है अयोग्य तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो लूटेंगे राजा को, तो इसलिए ये भी अलग अलग अपना अपना गुट बना लिए। जागीरें बांटने का काम वजीर करता था। मुगल काल में वजीर बोलते हैं वित्त मंत्री को। ठीक है। तो जागीर बांटने का काम करता था। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा जो था वो तो सिकंदरा में 18वीं सदी में बना था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बैठता है गद्दी पे कौन, बहादुर शाह विजयी होता है। 1707 से 1712 ईस्वी तक ये रहता है। उसके बाद से शिवाजी के पोते जो साहू जो जिनका नाम था, जो औरंगजेब क्या करता था कि उसको कैद कर लिया था, उसी को शिवाजी के पोते को छोड़ता है कौन, बहादुर शाह। ये बहादुर शाह वो नहीं, बहादुर शाह जफर नहीं, 1857 वाली नहीं, वो बाद में आएगा। ये बहादुर शाह था, वो बहादुर शाह जफर था। ठीक है। और जुल्फ़िकार खान की मदद से 1712 में जहादार शाह गद्दी पर, ये घृणित कायर के नाम से इसको जाना जाता है, ये गद्दी पे बैठता है। और जुल्फ़िकार खान, ठीक है, यही जुल्फ़िकार खान की मदद से 1712 में जहादार शाह गद्दी पर बैठता है। और ये जुल्फ़िकार खान जो था वो औरंगजेब का सबसे ऊंचे ओहदे वाले सेनापति था। ठीक है। तो ये सेनापति था, और फिर क्या करता है कि यही मदद करता है किसको, जहादार शाह को, और गद्दी पे बैठता है बहादुर शाह को हटा के। जहादार शाह ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया। जजिया कर क्या होता था, तो गैर मुस्लिमों पे लगाने वाला, ये जो भी मुस्लिम नहीं थे उनको छोड़ करके बाकी सब पे लगाने वाला ये कर था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1713 में फारुखसियर जहादार शाह को गद्दी से हटा दिया तथा स्वयं बादशाह बना। ठीक है। अब 1713 में फारुखसियर क्या करता है कि जहादार शाह को गद्दी से हटा देता है। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। और ये किंग मेकर क्या थे, 4 लोगों को राजगद्दी सौंपे थे। अब्दुल्ला खान नाम था और हुसैन अली, दोनों सैयद बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, और किंग मेकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। फारुखसियर ने जो सैयद बंधु की शक्ति को तोड़ने की कोशिश की। अब देखिए ये क्या होता है, फारुखसियर क्या कहता है, सैयद बंधु की शक्ति को तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन 1719 में इसको क्या किया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसको, फारुखसियर को। सैयद बंधुओं ने क्या किया कि फारुखसियर के चचेरे भाई को 1720 में जो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, ठीक है, ये नंगा होकर के दरबार में दौड़ने चला जाता था। उसके बाद से फिर इसको भी स्त्रियों की संगत बहुत ही पसंद थी, इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन, मोहम्मद शाह। और ये कौन था, तो फारुखसियर के चचेरा भाई। तो 1720 में क्या होता है, बादशाह बनता है। फिर चिनखिलीज खां के नेतृत्व में सरदारों के एक दल ने सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंका। वहीं चिनखिलीज खान था। कौन, यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, नहीं, वो जुल्फ़िकार खान था, ये चिनखिलीज खान है। ठीक है। ये चिनखिलीज खान है, यही जो हैदराबाद का स्थापना करेगा। इस सैयद बंधु को उखाड़ फेंकता है। चिनखिलीज खान औरंगजेब का एक मशहूर सेनापति रह चुका था। मोहम्मद शाह ने 1748 ईस्वी तक 29 साल तक ये शासन करता रंगीला बादशाह। बंगाल, अवध, हैदराबाद तथा रुहेलखंड में अर्ध स्वतंत्र राज का उदय होता है। कमज़ोर शासक रहेंगे ना, रंगीला बादशाह रहेंगे तो कहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, तो अगल बगल के जितने भी राज्य थे वो अर्ध स्वतंत्र रूप से इसका उदय होता है।
नादिर शाह 1739 में करनाल में मुगल सेनाओं को ये हराता है। कौन? नादिर शाह। ठीक है। और मोहम्मद शाह के जो अधिकारी हुए वो अहमद शाह हुए, 1748 से 1754 तक रहे। फिर आलमगीर द्वितीय हुए 1754 से 1759 तक रहे। शाह आलम द्वितीय हुए 1759 से 1806 ईस्वी तक रहे। और ये जो थे ना, ये नाम मात्र के शासन थे। ठीक है। और जब नाम मात्र के लोग शासन रहेंगे तो स्वतंत्र जो राज्य की उदय होगी उसमें मराठे बाजी मारेंगे, और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण शक्ति का ये उदय होगा। कौन? मराठों के रूप में। और स्वतंत्र राज्यों के यहाँ पे हम उदय देख लेते हैं। स्वतंत्र राज्यों का उदय, कौन कौन से राज्य उदय होते हैं? तो बंगाल। ठीक है। तो बंगाल मुर्शीद कुली खान के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बंगाल का स्थापना किया। औरंगजेब के ये मातहत और बंगाल का ये दीवान था। बंगाल सूबेदार इसको फारूक सियर ने बनाया था, इसको मुर्शीद कुली खान को। शीघ्र ही एक स्वतंत्र शासक बन गया। राजधानी जो था उसका मध्य बंगाल के एक स्थान पर ले गया जिसे मुर्शिदाबाद का नाम दिया गया। ठीक है। यही मुर्शिदाबाद लेके गया था कौन? ये मुर्शीद कुली खान। ठीक है। और बाद में वही मीर कासिम क्या करेगा? अपने बिहार में मुंगेर में लेकर के आएगा। किसकी? कलकत्ता, वहीं बंगाल की कैपिटल को। मुर्शीद कुली खान तथा उसके उत्तराधिकारी नवाबों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर स्वतंत्र शासकों की तरह शासन करना शुरू किया। ठीक है। फिर देखेंगे हैदराबाद, यहीं चिनखिलिज खान ने हैदराबाद की स्थापना किया। इसका एक और पदवी दिया गया था, इसको उपाधि दिया गया था निजाम उल मुल्क की। ठीक है। ये दक्कन का सूबेदार था। 1722 में ये वजीर बनता है। फिर ये आसफ जाही वंश की इसने नींव डालता है। इसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाते हैं। फिर देखते हैं अवध जो वहीं अवध यूपी में है, यूपी का एक प्रांत है। और यूपी में अवध की स्थापना सादत खान करता है। और ये एक छोटा सा मुगल अफसर था, और ये सैयद बंधु को उखाड़ फेंकने में ये मदद करता है। 1722 ईस्वी में अवध का ये सूबेदार बनता है। और सफदर जंग जो इसका उत्तराधिकारी था वो दामाद था, और साम्राज्य का वजीर भी रहा था कुछ सालों तक। अवध के शासकों का राज्य विस्तार रुहेलखंड तक था। रुहेला क्या होते थे? तो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियाँ जो रूह से अफगान लोग बड़ी संख्या में जो बसे थे उन्हें रुहेला कहा जाता था। अब पश्चिमोत्तर क्या है? पश्चिम और उत्तर। ठीक है। पश्चिम और उत्तर को मिला करके पश्चिमोत्तर बना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा रफ मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ठीक है, तो ये लगभग हो गया इंडिया। उस समय तो ये इंडिया पूरा कवर था। ठीक है। तो पश्चिमोत्तर सीमा यानी कि ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया नॉर्थ। ठीक है। तो वेस्ट और नॉर्थ ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियों से जो अफगान लोग यहीं पे आकर के बस गए थे। यहाँ पे आप लोगों को पता है अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर बाउंड्री लाइन टच करता है भारत का। तो वो लोग आकर के अफगान लोग यहाँ पे बस गए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रुहेला कहा जाता था। बसे थे जिन्हें रुहेला कहा जाता है। ठीक है। फिर पंजाब राज्य का एक उदय होता है। तो दिल्ली के उत्तर में लाहौर और मुल्तान के क्षेत्रों पर मुगल सूबेदारों का शासन था। ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोगों से बदले में ये चीज़ चाहिए कि मेरे चैनल का ग्रो रुक गया है, तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, सब किसी के पास शेयर कीजिए। आधे घंटे में आप लोगों को ये चीज़ तो पता चल जाएगा ना कि नोट्स कैसे बनाना है, और इससे बहुत ही बेनिफिशियल ये नोट्स है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। और फिर चलते हैं पंजाब स्टेट का उदय कैसे होता है। तो दिल्ली के उत्तर में लाहौर और मुल्तान क्षेत्रों पर मुगल सूबेदारों का शासन था। नादिर शाह तथा बाद में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद शक्ति खत्म हो गई थी। ठीक है। और फिर क्या होता है कि फिर सिखों का उदय हुआ यहाँ पे पंजाब में। इसी दौरान दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में जाटों की एक नई शक्ति का उदय हुआ, और भरतपुर में अपना राज्य को इन लोगों ने कायम किया। ठीक है। जोधपुर और आमेर के शासकों को क्रमशः गुजरात और मालवा का सूबेदार बनाया गया। सबसे सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक जो थे वो आमेर का सवाई राजा जय सिंह, जो 1681 से
और 1743 तक इनका शासनकाल था। और सबसे सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक जयसिंह इनको माना जाता है। आमेर का इनको सवाई राजा जयसिंह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही जयपुर शहर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में जो शहर है पिंक सिटी जयपुर, तो इसने जयपुर शहर की इन्होंने जयपुर शहर बनवाया था। खगोल अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशाला का निर्माण कराया था। ठीक है। फिर उसके बाद से सिखों का उदय होता है। तो सिख में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। ठीक है। और लड़ाकू सिखों के एक समूह का इन्होंने गठन किया था। राज स्थापित नहीं कर पाए थे, औरंगजेब के कारण ये राज स्थापित नहीं कर पाए थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर एक योग्य नेता मिला, मुगलों का बहादुरी से मुकाबला किया। और जैसे बंदा बहादुर नाम था, इन्होंने बहादुरी से मुगलों का मुकाबला किया। लाहौर से दिल्ली तक सारे इलाके में ये छा गए थे। कौन? बंदा बहादुर। और क्या हुआ कि मौत के घाट ये भी उतार दिए गए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगल शासक का पतन, सिखों ने अपने आप को 12 छोटे समूहों में संगठित किया और उन समूहों को मिसल के नाम से जाना जाता है। मिसल। ठीक है। राणा रंजीत सिंह का भी नाम आएगा इसमें। अहमद शाह अब्दाली इन मिसलों को ख़त्म नहीं कर पाया। नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे राज्यों का इसमें उदय होता है। 18वीं सदी के अंतिम महाराजा रंजीत सिंह ने मिसलों का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना इन्होंने किया। ठीक है। फिर आता है कर्नाटक और मैसूर। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीनकर राज्य पर अधिकार कर लिया। एक मामूली सैनिक के रूप में जीवन की शुरुआत इसने किया था। कौन किया था? हैदर अली। ठीक है। हैदर अली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शासक हुआ था ये। ठीक है। और मैसूर के राजा से गद्दी छीनकर इसने राज्य पर ये अधिकार कर लिया था। और किस वंश का शासक था मैसूर पर? बोडयार वंश का शासक था। ठीक है। एक मामूली सैनिक के रूप में इसने जीवन की शुरुआत की। इसका बेटा टीपू सुल्तान जो बना वो बहुत ही योग्य शासक था और ये दोनों योग्य शासक थे। और आपको मैं बता दूं, टीपू सुल्तान का ये कहना था कि भेड़ की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जियो, लड़ कर जियो। और ये अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ाने में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कोई कदर नहीं छोड़ी थी। वो उस समय अंग्रेज, तो उसी समय मतलब आप जब बिपिन चंद्रा की बुक को पढ़िएगा, 12वीं क्लास की जो बुक है ना, उसको जब पढ़िएगा आप मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें आप लोग देखिएगा, पता चलेगा कि अगर उस समय जो आसपास के जो भी राज्य थे, अगर वो लोग संगठित हो जाते टीपू सुल्तान के साथ में या हैदर अली के साथ में, तो अंग्रेज उसी समय अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए होते। लेकिन क्या हुआ कि आसपास अपनी कुछ मंशा थी कि अपने शासन करने की वो ललक थी अगल बगल के राज्यों में, जो इन लोगों का सपोर्ट, कोई राज्य एक दूसरे राज्य का सपोर्ट नहीं कर पाया और इसका भरपूर फ़ायदा कोई उठाया। तो कौन उठाया? तो वही अंग्रेज गोरे लोग उठाए। और जिसकी बदौलत ये हुआ कि 1947 तक हम सभी भारतीयों को लड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद से फिर देश की कंडीशन तो ख़राब थी। फिर उसके बाद से आज तक हम लोग अब जा कर के थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। विकासशील देशों की श्रेणी में अब जा कर के आए हैं। तो ये एकता में बल होता है और उस समय यूनिटी की कमी थी, इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की, औरंगजेब के काल में ही उन्होंने किया था। राजा राम की जो विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पे बैठा दिया था। साहू जो था वो शिवाजी का जो पोता था, वो सतारा में शासन कर रहा था। साहू की सफलता में बालाजी विश्वनाथ का एक बड़ा हाथ था। और ये बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशवा पद प्राप्त किए थे। पेशवा का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्रधानमंत्री उस समय होते थे। ठीक है। मराठा राज्य का विस्तार शुरू हुआ था, पेशवा ने ही किया था, बालाजी विश्वनाथ ने किया था। और सैयद बंधुओं से इन्होंने समझौता किया था। शिवाजी के सारे राज्य वापस मिल गए। उसमें दक्कन के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार भी मिल गए थे। ठीक है। चौथ और सरदेश मुखी आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है। चौथ और सरदेश मुखी एक प्रकार का कर होता है, क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। 1719 ईस्वी में पेशवा मराठा सेना लेकर सैयद बंधुओं में से एक की मदद से फारुख शेर को गद्दी से हटा दिया। और बालाजी विश्वनाथ का बेटा जो था वो बाजीराव प्रथम, यही बाजीराव प्रथम जो था, बाजीराव मस्तानी के नाम से आप लोग जानते हैं ना,
वहीं बाजीराव मस्तानी में ये बाजीराव प्रथम ये सिंहासन पर बैठता 1720 में, मतलब पेशवा का पद ये संभालता है। निजाम पर हमला करता है तथा खिराज वसूल करने के लिए उत्तर की ओर मराठा शक्ति का विस्तार करने की नीति अपनाई। खिराज एक प्रकार का कर होता है, ठीक है। मालवा, उत्तर गुजरात, बुंदेलखंड को जीत लिया इसने और ठेठ दिल्ली तक ये हमला किया, पूरा दिल्ली पर इसने हमला किया। बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव ने अपने पिता की नीति को ये भी जारी रखते हैं और पेशवा काल में मराठे पूर्व में बिहार तथा उड़ीसा तक, उत्तर में पंजाब तक पहुँचे, ठीक है। मराठे क्या करते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ बिहार में तथा उड़ीसा तक पहुँच जाते हैं और उत्तर में पंजाब तक ये पहुँचते हैं। वह मराठा शक्ति के महत्वपूर्ण विस्तार का काल था, ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी के रूप में राजस्व क्या होता है कि एक निश्चित हिस्सा सतारा में मराठों की केंद्रीय सरकार को भेज दिया जाता था। शेष हिस्सा को मराठा सरदार अपने पास रखते थे, ठीक है। और 18वीं सदी के मध्यकाल तक 5 स्पष्ट मराठा शक्तियों का उदय हुआ था। यह शक्तियाँ थी, और मराठा शक्ति देखिए कौन कौन सी थी। ये थी, पुणे में पेशवा थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, नागपुर में भोंसले थे और इंदौर में होलकर थे और ग्वालियर में सिंधिया थे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी वंश की स्थापना की, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। 1761 में, और ये अहमद शाह अब्दाली वही था जिसने 8 बार भारत पे आक्रमण किया था। 1761 में पानीपत की तीसरी निर्णायक लड़ाई हुई, मराठा इसमें हार जाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो किसके किसके बीच में होती है, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। दूसरी लड़ाई 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच। और तृतीय लड़ाई 1761 में होता है, मराठों और किसके बीच में होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्यापार के प्रमुख केंद्र जो हैं वो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, बंगाल में मुर्शिदाबाद और ढाका थे, दक्षिण में हैदराबाद और मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। अवध में फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर थे। अवध के नवाब की सेना में नागा सन्यासी भी थे। कुल्लू, कांगड़ा और चंबा में चित्रकला का विकास हुआ। ये चंबा वैली है वहाँ पे, ठीक है। अभी वहाँ का रुमाल का जीआई टैग मिला हुआ है ना, तो वहीं चंबा है, हिमाचल प्रदेश में है ये। कुल्लू, कांगड़ा और चंबा में चित्रकला का विकास हुआ। 17वीं सदी में इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हुआ और राजा की हत्या हो गई। चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है, मैं बताया हूँ ना कि इसका डेफिनेशन है, आप लोगों को बता रहा हूँ। मुगल साम्राज्य को दिए जाने वाले लगान का 1/4 भाग, 1/4 भाग, ठीक है, जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में उन लोगों से वसूल करते थे जो राज्य के बाहर रहते थे। उनके बदले में मराठे उनको वचन देते थे कि वे उनके क्षेत्र में लूट मार नहीं करेंगे तथा उन पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। मतलब कि मराठे जो कर वसूलते थे तो मुगल साम्राज्य को जो भी मतलब कर वो देते थे, ठीक है, उसके अतिरिक्त ये 1/4 वसूलते थे। और किन लोगों से वसूलते थे, जो राज्य के बाहर जो लोग रखते थे उन लोगों से वसूलते थे और बोलते थे कि आप हमको अपना मतलब 1/4 कर दो, और कर दोगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे और आपके क्षेत्र में हम लोग ना लूट मार करेंगे और ना ही आक्रमण करेंगे। सरदेशमुखी जो होता था वो सरदेशमुखी होता था कुल लगान का 10वां भाग, जो मराठे सारे क्षेत्र से वसूला करते थे, ठीक है। सारे क्षेत्र से 1/10वां भाग ये वसूलते थे लगान का। वजीर जो होता था मुगल साम्राज्य का मुख्य वित्त मंत्री, जो को बोला जाता था वजीर, ये आता है प्रीलिम्स में भी, ये पूछ दिया था वजीर क्या होता है। स्वराज्य का मतलब क्या है, स्वराज्य, उस समय स्वराज्य का नाम, ये महाराष्ट्र का वह हिस्सा था जहाँ शिवाजी ने अपना राज्य स्थापित किया था। पूछा जा सकता है स्वराज्य शब्द किसके शासनकाल से संबंधित है, तो ये शिवाजी के शासनकाल से संबंधित है। मराठों ने वहाँ अपना नियमित और अस्थायी शासन कायम किया। स्वराज्य के बाहर के क्षेत्रों पर मराठे धावा करते तथा लूट मार मचाते और कर लगाते थे। मिसल क्या होता है, मिसल 18वीं शताब्दी में सिखों के बीच एकता आने लगी थी। उस समय सिखों ने अपने आप को 12 मिसलों या राजनैतिक इकाइयों में संगठित किया। हर मिसल अपने नेता के प्रति निष्ठावान थी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। कैसे ब्रिटिश यहाँ पे भारत में आते हैं, कैसे वो विस्तार करते हैं, कौन सबसे पहले आता है,
कौन कौन से यहाँ हथकंडे अपनाते हैं, और बहुत सारा चीज़ अगली वीडियो में देखेंगे, जैसे कि फैक्ट्री किसे बोलते हैं, फैक्टर्स क्या होते थे, और कौन कौन से लोग कैसे ये शासन को स्थापित करने में सफल होते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एक कमेंट करके जाइएगा, और अपनी सलाह को आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर के आऊँगा। ये सीरीज लगातार चलेगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रखिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर कीजिएगा, व्यूज जाएगा, और फिर हमको भी थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ, मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।